हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू नेक्स्ट सेशन ऑफ एमसीक्यूज ऑन न्यू पैटर्न। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफी एंड सेंसस। तो डायरेक्टली आते हैं पहले एमसीक्यू पे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सेंसस। सेंसस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इनकरेक्ट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज सेंसस इज द कंप्लीट इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है सेंसस इज कंडक्टेड एनुअली इन मोस्ट कंट्रीज। तीसरा स्टेटमेंट है सेंसस प्रोवाइड्स डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा। फोर्थ स्टेटमेंट है सेंसस इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। तो आपने बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। अगर किसी को टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। चलिए आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है सेंसस इज कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, सेंसस इज कंडक्टेड एनुअली इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, इसका एक पीरियोडिसिटी होती है कुछ टाइम के बाद, 10 साल या 8 साल। मोस्टली ये 10 साल के बाद होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, लेकिन एनुअली ये नहीं होता क्योंकि इसमें अखराजात बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरा सर्वे मेथड होता है तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि एनुअली किया जाए। तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है सेंसस प्रोवाइड्स डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेंसस इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है सेंसस इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स एरर्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें एरर्स वगैरह हो सकते हैं। ये एक सर्वे मेथड है तो इसमें एरर्स के चांसेस हो सकते हैं। तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इनकरेक्ट है, एक सेकंड स्टेटमेंट एंड दूसरा है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ सेंसस। हमारे पास सेंसस के कुछ फीचर्स हैं तो आपने बताना है इनमें से, इन दिए गए हमारे पास स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, सेंसस कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन। दूसरा, इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा दैन सैम्पलिंग मेथड्स इन जनरल। तीसरा, सेंसस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन सैम्पल सर्वेज। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज़ यूजफुल फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं इन चारों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए आते हैं एक एक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं अच्छी तरह से। पहला, सेंसस कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन। पहला ये है कि सेंसस सारी पॉपुलेशन को कवर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्वे मेथड होता है जिसमें सारी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा देन सैम्पलिंग मेथड इन जनरल। सैम्पलिंग मेथड होता है जब हम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ले लेते हैं और उसको उस पर हम कोई सर्वे करते हैं, और हमारा जो सेंसस होता है इसमें हम होल पॉपुलेशन को कवर करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो होल पॉपुलेशन पे हम जो है सर्वे करते हैं, इट विल बी मोर एक्यूरेट देन सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट डेटा देन सैम्पलिंग मेथड्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है सेंसस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन सैम्पल सर्वेज। नहीं, ये गलत है क्योंकि सैम्पलिंग सर्वेज में हम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, बल्कि सेंसस पूरा जो है होलिस्टिक सर्वे होता है, इसमें सारी पॉपुलेशन को हम कंसिडरेशन में लेते हैं। ये ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू सैम्पल सर्वेज। फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज़ यूजफुल फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही है, ये पॉलिसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या डिसीजन मेकिंग कोई भी अगर गवर्नमेंट को करनी होगी तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ये करेक्ट है। सो आप देख लीजिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को लग रहा होगा सर थोड़े से ज़्यादा तेज़ जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है अंडरस्टूड है, इसमें कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सेंसस। कुछ जो टाइप्स ऑफ सेंसस हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं, इसको मैंने इसीलिए इस एमसीक्यू यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि ये चीज़ें आपको, ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इनमें से स्टेटमेंट दिए गए स्टेटमेंट्स में आपने देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहला, डी फैक्टो मेथड हमारे पास एक सेंसस का मेथड है, रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल्स वायर दे आर फाउंड एट द टाइम ऑफ सेंसस। दूसरा, डिजोर
मेथड ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल्स एट देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तीसरा, बोथ मेथड्स यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट्स इन ऑल सिचुएशंस। फोर्थ स्टेटमेंट है चॉइस ऑफ मेथड्स डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है। तो ये चारों स्टेटमेंट्स देखिए, हमारे पास डी फैक्टो मेथड है। डी फैक्टो मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो शख्स जहाँ पे होगा उसको उस वही पे हम रिकॉर्ड, उसका डेटा हम वहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दूसरा रहता है हमारे पास डिजोर मेथड। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ, वेयर दे आर फाउंड, जहाँ पे वो पाए जाएंगे एट द पॉइंट टाइम ऑफ रेफरेंस, तो वहाँ उनका जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास डिजोर मेथड। डिजोर मेथड होता है जहाँ पे हम जो इंडिविजुअल होते हैं उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या होता है, जो उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है उसको लेके हम जब जो है सेंसस करते हैं उसको हम कहते हैं डिजोर मेथड। तीसरा हमारे पास है बोथ मेथड्स यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट्स इन ऑल सिचुएशंस। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक में तो हम करते हैं जहाँ पे जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है एट द टाइम ऑफ सेंसस, दूसरा हम उनके रेजिडेंस को जो है लेके डेटा कलेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है ये दोनों मेथड्स अलग अलग हैं और इसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं किसी भी सूरत में नहीं। फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट है चॉइस ऑफ मेथड्स डिपेंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ही डिपेंड करता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपने बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला, दूसरा और फोर्थ आपके पास जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपने बताना है इनमें से दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आपने पैटर्न में देखा होगा या तो इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो हमारे पास मैच टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों का ये जो है ना प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा हो जाए। चलिए, पहला स्टेटमेंट, प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। क्या होती है प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी? यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। दूसरा, 1921 is called the year of great demographic divide. तीसरा, demographic transition means shift from low birth rate to low infant death rate, from low birth rate to low infant death rate। ठीक है, to high birth rate to infant, इसको टू के बजाय एंड कर दीजिएगा, कंफ्यूजिंग है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स शिफ्ट फ्रॉम लो बर्थ रेट एंड लो इन्फेंट डेथ रेट टू हाई बर्थ रेट एंड हाई इन्फेंट डेथ रेट। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है, जॉन ग्रंट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी। आपने बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, अच्छी तरह से सारे स्टेटमेंट्स को देख लीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। प्रो नेटलिस्टिक पॉलिसी क्या होती है? एक ऐसी पॉलिसी जो कंट्री जो है इम्प्लीमेंट करती है जहाँ पे उनको अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को बढ़ाना है, वो उसको इनकरेज करते हैं। अगर उनको अपनी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ानी होती है उसको कहते हैं प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। जैसे मैंने आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में कहा था, हंगरी एक ऐसी कंट्री है। इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे वो है एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी, जो चाइना इंप्लीमेंट करता है, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह जो है गवर्नमेंट अंजाम देती हैं। इसके बाद हमारा पास तो पहला स्टेटमेंट अब आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, 1921 इज कंसिडर्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साल के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स शिफ्ट फ्रॉम लो बर्थ रेट एंड लो इन्फेंट डेथ रेट टू हाई बर्थ रेट एंड हाई इन्फेंट डेथ रेट। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसका अपोजिट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है जब हमारे पास हाई बर्थ रेट होता है और हमारे पास हाई इन्फेंट डेथ रेट होता है। जब ये लो बर्थ रेट, ठीक है, और लो इन्फेंट डेथ रेट पे आता है, इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल उसका उल्टा लिखा गया है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हुआ। फोर्थ स्टेटमेंट, जॉन ग्रंट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग।
तो इनमें से हमारे पास कुछ कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में चीज़ें दी गई हैं, इनको हमने एक दूसरे से मैच करना है। पहला सेंसस है, दूसरा हमारे पास सैंपल सर्वे है, तीसरा हमारे पास डी फैक्टो मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके बाद हमारे पास डी जॉर मेथड है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, हमने मैच करना है। सबसे पहले सेंसस, जो पहला हमारे पास पहले कॉलम में, ठीक है, पहला वर्ड है वो है सेंसस। तो सेंसस क्या होता है, जब हम, ठीक है, जब हम कंप्लीट इन्यूमरेशन करते हैं, कंप्लीट सर्वे करते हैं, उसको हम सेंसस कहते हैं। तो आपका फर्स्ट जो है वो डी के साथ मैच होता है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, ए और बी अभी तक। दूसरा हमारे पास होता है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्या होता है, जब हम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में लेते हैं, तो आपका जो सेकंड है वो आपका बी के साथ मैच होता है। ठीक है, तो सेकंड आपका बी के साथ मैच होता है। इसके बाद हमारे पास डी फैक्टो मेथड, जिसके बारे में भी आपको कह रहा था। डी फैक्टो मेथड होता है जहाँ पे बंदा प्रेजेंट हो, उसी को लेके अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे सेंसस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं डी फैक्टो मेथड। तो आपका थर्ड जो है वो सी के साथ मैच होता है, इन्यूमरेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ प्रेजेंस। और डिजॉर मेथड तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वो मेथड होता है जहाँ पे ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस हम सेंसस करते हैं, उसको हम कहते हैं डिजॉर मेथड। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। साथ साथ अगर मैंने वहाँ पे नहीं बताई हैं तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें आ रही हैं। मैंने आपको सेंसस के फीचर्स पढ़ाए हैं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। यूनिवर्सलिटी हमारे पास एक डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी है, डिसेमिनेशन है, इसके बाद इंडिविजुअल इनुमरेशन है। तो इनको अपने अपने जो है जो इनके रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं उनके साथ जो है मैच करना है। पहला यूनिवर्सलिटी क्या होता है, जब हम, ठीक है, जब हम सारे जो हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं सर्वे के लिए, या उनको कंसिडर करते हैं सेंसस के लिए, यानी कि सारी की सारी पॉपुलेशन को जब हम एंटायरली उसको कवर करते हैं किसी सर्वे में, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सलिटी। ठीक है, दूसरा आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होता है कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद जब हम जो है कंडक्ट करते हैं सेंसस, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन होता है यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जहाँ पे हम राइट लोगों को राइट डेटा प्रोवाइड करते हैं, किस बंदे को कौन सा डेटा चाहिए उनको हम अगर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं डिसेमिनेशन। ये भी एक फीचर है सेंसस का। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई वुमेन्स विंग हो, उनके वुमेन्स रिलेटेड डेटा चाहिए, उनको वुमेन रिलेटेड डेटा चाहिए, तो उनको ऐसे ही डेटा मिलेगा। या हमारे पास अगर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको सोशल वेलफेयर के रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, उनको वैसा ही डेटा मिल जाता है, उसको हम कहते हैं डिसेमिनेशन। इसी तरह आता है हमारे पास एक और डेफिनेशन यहाँ पे इंडिविजुअल इन्यूमरेशन का, यानी कि हम सेपरेटली एक एक इंडिविजुअल को कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इन्यूमरेशन। आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी हमारा फर्स्ट किसके साथ मैच होता है, ये हमारा सी के साथ मैच होता है। तो फर्स्ट आपका सी के साथ मैच होता है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। दूसरा पीरियोडिसिटी, ये हमारा कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, तो ये ए के साथ मैच होता है सेकंड। इसी तरह थर्ड हमारा डी के साथ मैच होता है, और हमारा फोर्थ बी के साथ मैच होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है बेटा, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप पे भी यही क्वेश्चन है। हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, दूसरा हमारे पास है सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तीसरा हमारे पास है रिसोर्स एलोकेशन, फोर्थ हमारे पास है पॉपुलेशन स्टडीज़। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, जब हम जो हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज होती है गवर्नमेंट की, उसके बेसिस पे जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आपका जो पहला है वर्ड है वो डायरेक्टली डी के साथ मैच होता है, अगर आप इसको देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज। दूसरा हमारे पास होता है सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यहाँ जहाँ पे हमारे पास कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स होते हैं गरीबों के रिलेटेड या अनएम्प्लॉयड लोगों के रिलेटेड, उनको हम कहते हैं सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं। तीसरा हमारे पास है रिसोर्स एलोकेशन, जो हमारे पास फंड्स होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन। तो ये सी के साथ मैच हुआ। हमारे पास पॉपुलेशन स्टडीज़ होता है, जहाँ पे हम पॉपुलेशन में कौन से ट्रेंड्स आते हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, जैसे हम पॉपुलेशन साइकिल वगैरह पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, ये हम देखते हैं पॉपुलेशन स्टडीज़ से। ज़रा इसको एक बार देख लीजिएगा। पहला हमारा जो है फर्स्ट, ये मैच होता है यहाँ हमारे पास डी के साथ। तो पहला डी के साथ मैच होता है, ये हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ आते हैं।
दूसरा सोशल पॉलिसी फॉर्मेशन, तो ये मैंने आपको बताया ये वेलफेयर प्रोग्राम्स के रिलेटेड होता है। तो आपका सेकंड जो है ये हमारा बी के साथ मैच होता है, ठीक है। तो सेकंड बी के साथ मैच होता है, ठीक है। थर्ड भी देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन, ये फंड्स और रिसोर्सेज के रिलेटेड होता है, तो सी के साथ मैच होता है। पॉपुलेशन स्टडीज़, ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के रिलेटेड जो होता है ये स्टडीज़, तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंसस 2011। जो हमारा सेंसस 2011 था, जो 15th सेंसस था इंडिया का, उसके रिलेटेड कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उनमें से हमने देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट है। पहला, इट वाज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल ये हमारे पास 1872 के बाद जो हमारा फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ, उसके बाद हमारा ये 15th सेंसस ऑफ इंडिया हुआ। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, इट वाज कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट 1948। तो हमारे जो भी सेंसस होते हैं वो सेंसस एक्ट 1948 के ही द्वारा हमारे पास जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। तीसरा, इट इज़ फॉलोड ओनली बाय डी जॉर मेथड। फोर्थ स्टेटमेंट इज इंक्लूड्स बोथ पॉपुलेशन इन्यूमरेशन एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है। तो पहला हमने देखा, पहला हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट 1948, इट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरा, इट फॉलोड ओनली डिजॉर मेथड। इसको याद रखिएगा कि 2011 में जो हमारा मेथड जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो था डी फैक्टो मेथड, ठीक है। यानी कि जो शख्स जहाँ पे हैं उसको वहाँ से ही डेटा कलेक्ट किया जाए, ना कि जो उसके रेजिडेंस पे जाके उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और आगे भी मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है, लेकिन याद रखिएगा कि 2011 में डी फैक्टो मेथड इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो स्टेटमेंट है, इट इंक्लूडेड बोथ पॉपुलेशन इन्यूमरेशन हाउसिंग सेंसस, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सेक्स रेशो इन 2011 वाज, 2011 में सेक्स रेशो जो सेंसस के मुताबिक था वो कितना था इंडिया का। ऑप्शन ए इज़ 927, ऑप्शन बी इज़ 933, ऑप्शन 933, ऑप्शन सी इज़ 943, ऑप्शन डी इज़ 970। तो आपने बताना है कि एग्जैक्ट सेक्स रेशो क्या था एज पर सेंसस 2011। आई होप आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, इट वाज 943, ठीक है बेटा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन सेंसस 2026-27। अभी जो सेंसस हो रहा है 16th सेंसस, याद रखिएगा 16th सेंसस जो हो रहा है अभी 2026-2027 में, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला, इट इज़ द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टू प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन। हमारे पास एक ऐसा सेंसस 2026-27 का है जिसमें पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन का जो ऑप्शन है इंक्लूड किया गया, ठीक है बेटा। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, डिजिटल सर्विसेज आर प्रपोज टू रिप्लेस द कन्वेंशनल पेपर बेस्ड इन्यूमरेशन एंटायरली। तीसरा, enumerators remain responsible for collecting data from households that do not opt for self-enumeration. Fourth is the census continues to be governed by Census Act 1948, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। देख लीजिए, पहला है कि सेंसस इन इंडिया वाज टू प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन। याद रखिएगा कि 2026-27 में इस बार पहली बार ये सेल्फ एन्यूमरेशन हर बंदा जो है खुद भी एन्यूमरेशन कर सकता है, खुद भी सेंसस डिटेल्स भर सकता है। तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2026-27 के सेंसस पे, यानी कि जो हमारे पास 16th सेंसस है। इसके बाद डिजिटल सर्विसेज वर प्रपोज टू रिप्लेस कन्वेंशनल पेपर बेस्ड एन्यूमरेशन एंटायरली। हाँ, इस बार डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस है इंडिया का, लेकिन एंटायरली ये बिल्कुल गलत है। एंटायरली नहीं, लेकिन कुछ हद तक इसको डिजिटलाइज किया गया, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तीसरा, इन्यूमरेटर्स रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम हाउसहोल्ड्स दैट डू नॉट ऑप्ट फॉर सेल्फ इन्यूमरेशन। सही बात है, जो सेल्फ इन्यूमरेशन करते हैं वहाँ पे इन्यूमरेटर्स को कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे सेल्फ इन्यूमरेशन ना हो वहाँ पे इन्यूमरेटर्स को जो है डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ये सही बिल्कुल स्टेटमेंट है। फोर्थ, सेंसस कंटिन्यूज टू बी गवर्नड बाई सेंसस एक्ट 1948। 1948 का जो सेंसस एक्ट है उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, वो उसी के द्वारा
हमारा हर एक सेंसस होता है अभी तक, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास करेक्ट है। तो आपके पास एक ही स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, इट इज़ स्टेटमेंट नंबर सेकंड, यानी कि कंप्लीट डिजिटलाइज नहीं किया गया। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी आपके 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी, थर्ड स्टेटमेंट भी और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंसस आर करेक्ट। फिर से मैंने कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड किए हैं। 2024-27 का जो सेंसस है उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है, आपने बताना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट, प्रेजेंट RGCCI, हमारे पास रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं, इज़ मृत्युंजय कुमार नारायण, या ये से हमारे पास, ये हमारे पास सेंसस के जो है अभी सुप्रीम पावर है। दूसरा, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ फर्स्ट सेंसस टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेल्फ एनुमरेशन। फोर्थ, इट इज़ द 16th सेंसस ऑफ इंडिया सिंस द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन 1872। तो पहला स्टेटमेंट ये याद रखिएगा, ये आपके पास फैक्ट भी है कि आपका प्रेजेंट RGCCI जो है वो आपके मृत्युंजय कुमार नारायण है, IAS 2022 से हैं, अभी पद पे हैं। ठीक है। दूसरा, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस है 2024-27 का 16th सेंसस। और इसके बाद इट्स द फर्स्ट सेंसस टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर सेल्फ एनुमरेशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज़ 16th सेंसस। ठीक है, 1872 के बाद ये 16th सेंसस इंडिया का हुआ। तो आपके चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ज़रा देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो इट इज़ द ऑप्शन सी, जहाँ पे हमारे पास सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आइए हमारे पास लास्ट MCQ है, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोगों ने जो अभी तक जो क्वेश्चंस किए होंगे आपको बड़ा मज़ा आया होगा। ये सारी चीज़ें जो है, इससे आपको एक जो है ट्रेंड पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चंस, किस तरह से पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैच द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, लिस्ट ए में और लिस्ट बी में कुछ टर्म्स की डिफिनेशंस हैं, आपने उनके साथ मैच करना है। पहला, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। दूसरा, हमारे पास बी स्टेटमेंट जो है वो है पॉपुलेशन मोमेंटम। तीसरा हमारे पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड। फोर्थ इज डिपेंडेंसी रेशो। चले आते हैं एक एक करके इसको देखते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ठीक है, क्या होता है, जहाँ पे हम एक जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है वो अपनी पिछली जनरेशन को रिप्लेस करती है। यानी कि एक हमारे पास जो हमारे पास कपल होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप को रिप्लेस करते हैं, यानी कि उनके पास एक बेटा और एक बेटी होती है जो उनको रिप्लेस करते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, लेवल फर्टिलिटी। तो आप देख लीजिए ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास सेकंड के साथ मैच होता है। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म जनरेशनल रिप्लेसमेंट। दूसरा, पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है, यानी कि अगर आपकी फर्टिलिटी रेट कम भी है आपकी कंट्री के, उसके बावजूद भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होती जा रही है, कंटिन्यूड ग्रोथ डिस्पाइट फर्टिलिटी डिक्लाइन, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। तीसरा हमारे पास, ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो है ये सेकंड के साथ मैच हुआ, ए आपका सेकंड के साथ मैच हुआ। ठीक है, हमारा बी जो है ये फर्स्ट के साथ मैच हुआ, बी फर्स्ट के साथ मैच हुआ। तीसरा, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, ज़्यादा होती है एज रादर देन जो आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, उससे जब बढ़ती है आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। याद रखिए, इसको कभी कभी जो है डेमोग्राफिक बोनस भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको कभी कभी डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं या डेमोग्राफिक बोनस, यानी कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, यानी कि डिपेंडेंट से ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, सी आपका थर्ड के साथ मैच हुआ। इसके बाद आता है हमारे पास डिपेंडेंसी रेशो, यानी कि आपके पास रेशो जो होता है डिपेंडेंट टू द वर्किंग पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो। तो आपका डी जो है वो फोर्थ के साथ मैच होता है। सो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पे मैं तेज़ जा रहा हूँ तो आपको यूट्यूब पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसको स्पीड को स्लो कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन को। मैं आपके कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि आप जो है आपकी फीडबैक कैसा रहता है। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ठीक है, तो यही से आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।